सिलेबस इतना ज़्यादा है, 4 यूनिट्स हैं और हर यूनिट्स में इतने सारे पॉइंट हैं। कौन सा पॉइंट करें, कौन सा पॉइंट छोड़ें, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तैयारी कैसे करें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज के टाइम आपको परेशान कर रहे होंगे कि यार जो मेरा एग्जाम आने वाला है उसकी मैं तैयारी कैसे करूं। तो आज के इस वीडियो में आपके इन्हीं क्वेश्चंस पर हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम से पहले हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हम तैयार करें, कौन कौन से पॉइंट्स हम छोड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो देखिए यूनिट 1 का टाइटल ही क्या है, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, कि आज के टाइम में इंडियन एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है, विकास है, किस तरह से हुआ है। तो देखिए 2020 से पहले जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर था एजुकेशन का 10+2+3 का, लेकिन 2020 में एनईपी के आने के बाद एक नया स्ट्रक्चर जो बना 5+3+3+4, तो ये एक नया स्ट्रक्चर है। 5 अगर बात करें तो ये आप इसको फाउंडेशनल स्टेज कह सकते हैं, जिसमें प्री स्कूल से लेकर क्लास 2 तक की एजुकेशन की बात की गई है। और उसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 है इसको हम कहते हैं मिडिल स्टेज, क्लास 6 से लेकर क्लास 8। और उसके बाद जो आता है 4 ईयर, वो है सेकेंडरी स्टेज, क्लास 9 से लेकर क्लास 12। तो इस तरह से जो एक नया एजुकेशन सिस्टम है इसे क्या कहा गया है, 5+3+3+4। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एनईपी 2020 में जो एक ज़्यादा फोकस किया गया है वोकेशनल एजुकेशन को। वोकेशनल एजुकेशन क्या है, तो सिंपल आप इसको सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं कि जो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है उसको वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। और इसका मेन जो पर्पस होता है बच्चों को जॉब के लिए तैयार करना। और एनईपी 2020 में एक टारगेट रखा गया है कि 2025 तक कम से कम स्कूल जो बच्चे पास होते हैं 50% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन करवानी है। ठीक है, तो एक टारगेट है एनईपी 2020 में। तो फर्स्ट यूनिट में देखें तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये आ सकते हैं एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक आपके मन में डाउट होगा यार जो ये 5+3+3+4 है इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो 5+3+3+4, तो स्टार्टिंग का जो 5 है आप इसको फाउंडेशनल स्टेज आप कह सकते हैं। इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। सबसे पहला प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, और इस जो है बालवाड़ी, इसको इस नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, वो प्री स्कूल हो गया। और उसके बाद प्री स्कूल में क्या किया जा रहा है, बच्चों को स्कूलिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, फिर क्लास 1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है 3 का, प्रिपरेटरी स्टेज। तो यहाँ यहाँ से बच्चों की जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, यहाँ से जो बेसिक जो आप मैथ्स कह सकते हैं, लैंग्वेज जो है, ईवीएस है, इस तरह के जो बच्चों को चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। प्लस बात की अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ से देखिए 6 क्लास से एक और नई चीज़ जो स्टार्ट होगी वो बच्चों की वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होगी। और अगर हम नेक्स्ट 4 की बात करें, 9 से लेकर 12th क्लास की जो सेकेंडरी स्टेज है, यहाँ पर एक चीज़ और जो नई देखने को मिलती है, बच्चों की चॉइस होगी, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस होगी कि बच्चा किस एरिया में जाना चाहता है। तो इस तरह से आप जो स्टेज है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और वोकेशनल एजुकेशन है तो आप वोकेशनल एजुकेशन, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए एक बार आपको पता चल जाता है ना कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है, जॉब के लिए बच्चों को तैयार करना है, ट्रेनिंग पे इसमें ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एनईपी में भी वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि 2020 तक जो भी बच्चे स्कूल पास करते हैं कम से कम 50% बच्चों को जो है वोकेशनल एजुकेशन देना है। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उसी हिसाब से आप इनके ऑब्जेक्टिव जो है आप लिख सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में ये जो दो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप कोई एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं तो आप रमसा के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि देखो यूई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन आपके जो बीएड सिलेबस है ये सेकेंडरी स्टेज, आपको सेकेंडरी एजुकेशन के लिए तैयार करता है। तो इसलिए इस हिसाब से देखें तो जो रमसा
सा है आपके सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठता है, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, रमसा के बारे में भी जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तो स्पेशली जो है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एजुकेशन पे फोकस करता है कि जब बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसको सेकेंडरी एजुकेशन में लाना। तो उसके लिए क्या करना है, टीचर्स अपॉइंट करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना है। तो ये सारी चीजें जो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं आप इसको इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो देखिए यूनिट 2 में टोटल 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये 3 के 3 जो है आपके एग्जाम में एक तरह से हम देखें तो आना बिल्कुल कंफर्म है कि तीनों के तीनों आएंगे। तो अब है कि भाई हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो अगर हम अपने कंट्री में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ऊपर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, पॉलिसीज को बनाना। और सेकंड लेवल पे देखें जो आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, खुद से भी पॉलिसी बनाती है और सेंट्रल की जो पॉलिसी है वो भी इम्प्लीमेंट करती है। जैसे राइट टू एजुकेशन की हम बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्टेट की बात देखें तो स्टेट स्टेट जो है काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है इसको लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। शहर साइड में जिसको हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, और गांव साइड में हम जिला पंचायत, हम उसको कहते हैं पंचायती राज सिस्टम है। तो इस तरीके से आप जो एक हायरार्की है इस बेस पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में लिख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, उसकी क्या क्या पावर्स है, उसके अंडर में कौन कौन से स्कूल्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो पॉलिसी बनाना और फंड रिलीज करना, स्टेट को देना, वो सेंट्रल का काम है। फिर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, शहर साइड में नगर निगम और विलेज साइड में पंचायत, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है ऑटोनॉमी। तो देखिए ऑटोनॉमी, आप कोई भी कॉलेज ले लो, कोई भी स्कूल ले लो। ठीक है, हर कॉलेज या स्कूल कहीं ना, स्कूल जो है सीबीएसई से या स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं, कॉलेज जो होता है एनसीटी से एफिलेटेड होते हैं या एआईसीटी से एफिलेटेड होते हैं। तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इन कॉलेजेस को कंट्रोल करते हैं तो उससे एफिलेटेड होते हैं। तो जो उन इंस्टीट्यूशन के थ्रू कॉलेज को ऑटोनॉमी दी जाती है कि भाई आप अपने, हम बच्चे आपके यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आप अपने हिसाब से बच्चों को जो भी सिलेबस है आप अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो कॉलेज लेवल, कॉलेज को जो है एक इंस्टीट्यूशन है उसकी तरफ से कॉलेज को जो एक तरह से फ्रीडम दी जाती है, पावर दी जाती है, तो उसे कहते हैं ऑटोनॉमी। देखो किसी भी कॉलेज के लिए जो ये ऑटोनॉमी है ये बहुत जरूरी है ताकि कॉलेज अपना काम और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से कर सके। टीचर्स के भी पास फ्रीडम हो कि बच्चों को अच्छे तरीके से अपने अपने तरीके से पढ़ा सके, और कॉलेज के पास भी इतनी फ्रीडम हो कि कॉलेज अपने जो है खुद को अच्छे से रन कर सके, आगे बढ़ा सके। इसलिए जो है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को इस तरह की ऑटोनॉमी दी जाती है ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। लेकिन इस फ्रीडम के साथ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। इंस्टीट्यूट की अकाउंटेबिलिटी होती है, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की, कि भाई जो वो अपने यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको एक अच्छी मतलब एक तरह से क्वालिटी एजुकेशन दें, उनको अच्छे से पढ़ाएं। ठीक है, जो भी बच्चों का रिजल्ट है उसकी अकाउंटेबिलिटी उस कॉलेज की होगी, वहाँ के टीचर्स की होगी। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन में हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ऑटोनॉमी का मतलब है सभी कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को फ्रीडम दी जा रही है अपना काम बेहतर तरीके से करने की। लेकिन अकाउंटेबिलिटी में ये है कि भाई उनकी अकाउंटेबिलिटी जो बच्चों के लिए, जो सोसाइटी के लिए, वो भी डिसाइड की जा रही है, तय की जा रही है कि भाई आपको फ्रीडम दे रहे हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो ताकि बच्चा सोसाइटी में जाए, अच्छे जगह पे पहुंच सके, अच्छे से सीख सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको इस तरह से शॉर्ट में, कम टाइम में आप इसको याद कर सकते हैं, और इतनी चीज, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप इसको अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। फिर अगर स्टूडेंट अनरेस्ट की बात करें तो देखिए स्टूडेंट अनरेस्ट, अगर हम एक स्टूडेंट के लिए लें तो देखो घर का, सोसाइटी का इतना प्रेशर कि रिजल्ट कितना आया, परसेंटेज कम आई, बहुत सारी चीजें हैं। कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से एक अलग प्रेशर आता है कि भाई एग्जाम की तैयारी करो, असाइनमेंट है, दुनिया भर का काम है, तो ये सारा एक प्रेशर है स्टूडेंट पे।
ठीक है। तो कंपटीशन का अलग प्रेशर है। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट पे इतना ज़्यादा जब बर्डन आता है, कंपटीशन आता है, तो कई बार क्या है, बच्चा परेशान हो जाता है, सुसाइड तक कर लेता है। तो इस तरह से स्टूडेंट अनरेस्ट क्या होता है कि मतलब इस तरह की सिचुएशन की स्टूडेंट जो है धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है, स्ट्रेस में जाने लगता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें लिंगदो कमेटी की, तो देखिए लिंगदो कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बनी थी और 2007 से इसने अपना काम किया। और स्पेशली जो ये कमेटी है क्यों बनाई गई थी, तो पहले आप पहले की फिल्मों में भी देखें तो कॉलेज में अक्सर रैगिंग होती थी। रैगिंग की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं सुसाइड कर लेते थे, इस कॉलेजेस को छोड़ देते थे, उनके साथ काफ़ी गलत होता था। तो एक कमेटी बनी। ठीक है। कमेटी बनी, इसमें कहा गया कि भाई किसी तरह का जो है बच्चों के साथ किसी तरह की कॉलेजेस में, स्कूल्स में किसी तरह की कोई रैगिंग ना हो। ठीक है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट इलेक्शन है यहाँ पे उसकी बात की गई। स्टूडेंट इलेक्शन जो कॉलेज लेवल पे होते हैं उनके लिए जो रूल्स हैं, कंडीशंस है, वो सारी चीज़ें डिसाइड की गई कि किस तरह से स्टूडेंट इलेक्शन होना चाहिए। 5,000 से ज़्यादा उस पर पैसे खर्च नहीं किए जा सकते। ठीक है। जो भी स्टूडेंट एक बार इलेक्शन लड़ सकता है, फिर दोबारा उसको लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। उसकी इलेक्शन के लिए स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, तो ये सारी की सारी जो स्टूडेंट इलेक्शन से रिलेटेड और जो हम रैगिंग की बात करते हैं उसको हटाना, ये सारी की सारी बात लिंगदो कमेटी में की गई। तो बेसिकली आप इसके बारे में इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए एजेंसीज ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो अगर एजेंसीज की बात करें तो यहाँ पे देखो एजेंसीज तो काफ़ी सारी है, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड आपका बीएड कोर्स है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी एजेंसी है, तो डायरेक्ट देखें तो एनसीटी। क्योंकि जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं उनको जो एफिलिएशन जो है, अप्रूवल जो है कौन देता है, एनसीटी। इसके अलावा सीबीएसई जो है सेकेंडरी लेवल पे काम करता है, बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो इस तरह से हम देखें एनसीईआरटी जो है करिकुलम जो है बनाता है, बुक्स बनाता है। तो एनसीईआरटी, एनसीटी, सीबीएसई, इसके आप रोल्स एंड फंक्शन आप इसके बारे में याद कर सकते हैं। सीबीएसई तो आप जब स्कूल में थे तब से उसके बारे में जानते आ रहे हो, तो उसके जो जो काम है आप उसके बारे में लिख सकते हो। एनसीईआरटी के बारे में भी आपने सुना है। और जब बीएड कर रहे हो तो एनसीटी के नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एक ऐसा काउंसिल जो टीचर एजुकेशन के लिए बनाया गया है। मतलब टीचर एजुकेशन के लिए कौन कौन से कोर्स चलाए जाए, ये काम भी एनसीटी का है। टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये भी काम एनसीटी का। क्या क्या उनके रूल्स बनाए जाए, ये भी काम एनसीटी का है। ठीक है। कॉलेजेस को एफिलिएशन देना, मान्यता देना, ये भी काम एनसीटी का है। तो इस तरीके से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे थर्ड यूनिट है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो फोकस किया गया है, किस पर फोकस किया गया है, एनईपी पे फोकस किया गया है 2020 पे। तो अब क्वेश्चन आता है कि यार भाई इनमें इतने सारे पॉइंट है तो कौन कौन से पॉइंट्स करें। तो देखिए यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स ज़्यादा लग रहे हैं कि इनके चांसेस हैं। एक तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो 4 है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है पहले भी काफ़ी बार बार रिपीट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन एजुकेशन, इसमें राइट टू एजुकेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 14, आर्टिकल 21A, जिसमें एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इसके अलावा आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 45। ठीक है। आर्टिकल 51A, जिसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंडामेंटल ड्यूटी से कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। आर्टिकल 350 कि बच्चों को उनके मदर टंग में उनकी प्राइमरी एजुकेशन दी जाए। आर्टिकल 351 की हिंदी को पूरे भारत में उसको स्प्रेड किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। तो इस तरह से जो फर्स्ट पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इशू ऑफ इक्विटी, इक्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना हो तो जो लास्ट पॉइंट है संस्कृताइजेशन, आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इन सभी की जो वीडियोस हैं मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, सोशल इश्यूज इन एजुकेशन, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। तो डेमोक्रेसी
इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर इस डेमोक्रेसी की किस तरह से स्कूल में प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो देखिए जब डेमोक्रेसी की बात होती है ना, तो फ्रीडम की बात आती है। फ्रीडम मतलब स्कूल में बच्चों को काफ़ी फ्रीडम दी जाती है अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है उसको करने की। ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा स्कूल में अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो स्टूडेंट को ही इंचार्ज बना दिया जाता है, उनको पूरी फ्रीडम दी जाती है कि भाई तुम करो, जो भी प्रॉब्लम हो तुम टीचर से पूछो। तो यहाँ पे फ्रीडम भी दी जा रही है, इक्वेलिटी, स्कूल में सभी के साथ इक्वल बिहेव किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि ड्रेस, स्कूल की ड्रेस होती है, सभी को ड्रेस पहनना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलिटी की भी हम बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, सब बच्चे साथ में मिलकर रहते हैं, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो डेमोक्रेसी है उसकी बात होती है, उसकी प्रैक्टिसेस करवाई जाती है। अलग अलग इवेंट्स जो होते हैं, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, सब मिलकर साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं। सोशलिज्म की बात करते हैं, तो देखिए अगर समाजवाद की बात करें, हम सोशलिज्म की बात करें, तो यहाँ पे भी जो स्कूल ड्रेस है आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, बच्चों के लिए जो सीट्स होती है उसको रिजर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है सोशलिज्म का एक एग्जाम्पल अच्छा है। सेकुलरिज्म की बात करें तो अलग अलग जो फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग जो रिलीजन के जो इस तरह के जो फेस्टिवल्स आते हैं, तो बच्चे साथ मिलकर इन चीज़ों को मनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूल में डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं दी जा रही है, सोशलिज्म जो है ये भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है, सेकुलरिज्म की भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ठीक है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इन रिप्रोड्यूसिंग डोमिनेंस एंड चैलेंजेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए दो चीज इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि जो एजुकेशन है, ठीक है, किस तरह से हम स्कूल में देखते हैं कि एजुकेशन जो मार्जिनलाइजेशन है, क्लास है, कास्ट है, जेंडर है, रिलीजन है, इन चीजों को प्रमोट करता है। तो किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, तो देखिए आप अक्सर जब स्कूल में जाते हैं, आप सोशल साइंस की, एसएसटी की जो बुक्स निकालते हैं, आप स्कूल में जब पढ़ते हैं, तो आप अक्सर उन बुक्स में देखते होंगे कि अक्सर जो लोअर क्लास है, ठीक है, उसको तो दिखाया जाता है काफी गरीब है, और अपर क्लास जो है, ठीक है, जो मतलब हायर क्लास जो है उसको दिखाया जाता है कि भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, बड़े बड़े घर हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल में देखें तो जो बुक्स हैं, तो बुक्स में भी ये चीज, ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मिलता है कि वो पर्टिकुलर एक सिंबल बना दिया है कि अगर लोअर क्लास है तो मतलब गरीब है, उसकी हालत ऐसी है, अपर क्लास है तो उसकी हालत इतनी बेहतर है। कास्ट की बात करें तो हमेशा जो लोअर कास्ट होती है, बुक्स में भी देखोगे तो लोअर कास्ट को काफी फटे कपड़े और इस तरह से काफी बदतर हालत में दिखाया जाता है, अपर कास्ट को अच्छी हालत में दिखाया जाता है। जेंडर की बात करेंगे तो अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों को घर के कामों में और लड़कों को बाहर के कामों में, इस तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है। रिलीजन की बात करेंगे तो रिलीजन के लिए भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हर एक के लिए पर्टिकुलर की मुस्लिम की ड्रेस ऐसी है, हिंदू की ऐसी है, सिख की ऐसी, ईसाई की ऐसी। तो ये चीज़ें हमें कहाँ, हमें बुक में देखने के लिए मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इन चीज़ों को इनडायरेक्ट तरीके से तो बढ़ा भी रहा है। इससे इन्हीं बुक्स को देख कर पढ़ के हमें पता चलता है यार इस रिलीजन में इस तरह की ड्रेस होती है, इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, इस क्लास के लोग ऐसे होते हैं, सारी चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड हम देखें तो यहाँ पे ये भी देखने की एजुकेशन के माध्यम से इस तरह का जो सारा डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसी तरह से आंसर देना है। इसके अलावा टीचर एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई है कि टीचर एजुकेशन क्या है। तो देखिए एनईपी 2020 में टीचर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि टीचर्स को जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है, टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग जो काम होता है, उस तरह का जो काम है ना दिया जाए। ठीक है। टीचर्स को फ्रीडम दी जाए आप पढ़ाने की, अलग अलग मेथड्स को यूज करने की, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें टीचर एजुकेशन के बारे में कही गई है, जिससे टीचर्स क्या करें, जब टीचर्स को फ्रीडम मिलेगी, उनको अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो इस पॉइंट में आप डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म की किस तरह से प्रैक्टिस है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी टीचर एजुकेशन के बारे में आप देख सकते हैं। बाकी रोल ऑफ एजुकेशन तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है। तो इस तरह से अब देखिए बुक्स लेकर बैठने का टाइम नहीं है, आप आराम से सिलेबस लीजिए, एक एक पॉइंट देखिए, और जो ये वीडियो मैंने बनाया, और आप मुझे बताइए कि जो ये पॉइंट जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया, तो आपको समझ आया कि नहीं, कि भाई कैसे हम कम
टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों के लिए आपको बुक्स के ऊपर मतलब बुक्स में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं। जब मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, तो हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बचपन से रहते आए हैं, तो क्या इसके लिए हमें किसी बुक्स को देखने की ज़रूरत है? स्कूल में इसकी प्रैक्टिस हम बचपन से ही देख रहे हैं। ठीक है, हर किसी को स्कूल में बच्चों को फ्रीडम भी मिलती है। इक्वेलिटी की बात करें तो देखिए, ये आप मत कहिएगा कि नहीं यार स्कूल में भी पार्शियलिटी होती है। तो देखिए, पार्शियलिटी जो है वो टीचर्स की तरफ से हो सकती है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, लेकिन एक है कि स्कूल में हो तो वो चीज़ मतलब उतनी वैलिड नहीं होगी। इसके अलावा सोशलिज्म भी देखें तो देखिए, सोशलिज्म हम देखें तो स्कूल मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है, तो यहाँ पे भी देखते हैं कि सभी बच्चों की भलाई के लिए, सभी बच्चों के वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है। सेकुलरिज्म, अलग अलग इवेंट देखें, फेस्टिवल देखें तो सभी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इन सबको ख़त्म करने में, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में एजुकेशन का काफ़ी रोल है। हाँ, ये बात अलग है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि नेगेटिव एक पॉइंट ये भी है कि भाई बुक्स में भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमें पिक्चर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप ये जो 4 यूनिट है इसको कम टाइम में आप, एग्ज़ाम तो आपका आने वाला है तो आप इसको कम टाइम में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो बुक्स को साइड रख दीजिए और आप एक-एक पॉइंट को देखिए, और आप अपने एक्सपीरियंस के जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उस बेस पर भी आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।